जी, अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने ईआर डायग्राम पढ़ी, ईआर मॉडल पढ़ा था, सही है। इसके बाद हमने ईआर डायग्राम तक पढ़ लिया था हमने ना। अब आज हम चैप्टर नंबर 3 आगे से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आ रहा है सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। डेटाबेस को जब डिजाइन करना होता है तो किन किन प्रोसेसेस से ये इसके कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो इसमें ये आपके पास ये शो हो रही है फिगर। इसके अंदर ये 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस कौन सी? प्लानिंग, एनालिसिस, फिर ये डेटाबेस डिजाइन जो कि आगे फर्दर डिवाइडेड होती है इन 2 लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में, और फिर इम्प्लीमेंटेशन। सही है। इसका मकसद क्या होता है? डेटाबेस डिजाइन करने का मकसद क्या होता है? टू मैप कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। क्या आपने जो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बनाया, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल कौन सा है? वो जो आपने ईआर मॉडल बनाया था, सही है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो बनाया था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना के उसको आपने इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की तरफ लेके जाना होता है। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल पे मैप करना होता है, यानी इम्प्लीमेंट करना होता है उसको आपने। डेटाबेस जो कंप्यूटर के अंदर प्रॉपरली उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, डेटाबेस बनानी होती है, सही है। कुछ पर्टिकुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो कि इस मॉडल को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। सही, इस मॉडल को इंप्लीमेंट डीबीएमएस में किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। तो सबसे मशहूर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? आप लोगों ने जो पढ़ना है ना, वो आप लोगों ने डीबीएमएस पढ़ना है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही आता है, सही है। आप लोग वो पढ़ेंगे। इसके अलावा ओरेकल होता है, माई होता है, और कई हैं डेटाबेस के जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, वो कई सारे हैं। उनके अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है डेटाबेस को। सबसे पहले आपको बताया, पहले पेपर वर्क होता है, पहले सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल तैयार किया जाता है कि डाटा कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डाटा के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमने सेव करने हैं, कौन कौन से नहीं करने, ये चीजें सारी डिफाइन की जाती हैं। ये किस में की जाती है? कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में तैयार किया जाता है, सही है। आप लोगों के बुक की भी जो हुई हुई है ना, जो बुक की सारी डिवीजन हुई हुई है, वो इसी तरह है कि पहले 1-2 चैप्टर्स तो आपके डेटाबेस के इंट्रोडक्शन के हैं, फिर आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ये लॉजिकल डेटाबेस या कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डाटा मॉडल के हैं, जिनके अंदर आपने ईआर डायग्राम पढ़ी, और नेक्स्ट चैप्टर में हम नॉर्मलाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। फिर अगले जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, वो डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के हैं, जिसमें आप डेटाबेस को जो इंप्लीमेंट करेंगे, किसमें? आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, डीबीएमएस जो यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इट्स यूजर्स। जो भी आप डेटाबेस बनाएं, या डेटाबेस हो या डेटाबेस सिस्टम हो, यानी कि या तो वो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन डाटा मॉडल, कॉन्सेप्चुअल को ही इम्प्लीमेंट करते हैं ना फिर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या जिसके लिए बनाया जा रहा है उसके यूजर्स के लिए एक्सेप्टेबल हो, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसा वो डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही बनाया जाए, सही है। जब उनके मतलब का नहीं होगा, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा होगा, तो उनको उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, यूजर्स कैन, इसीलिए ताकि ये देखने के लिए कि क्या हमारा डेटाबेस यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है या नहीं, आपका यूजर के मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप इसलिए पहले कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं। डायरेक्ट नहीं आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं, आप पहले उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। यूजर्स कैन इजीली परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस विदाउट फेसिंग प्रॉब्लम कोई भी फेस कर किए बगैर इजीली यूजर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, अगर वो डेटाबेस उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी तो। अच्छा, अब जब डेटाबेस डेवलपमेंट यानी डेटाबेस को डेवलप करने जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरना पड़ेगा, मुख्तलिफ प्रोसेस, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेज या फेज, ठीक है। वो क्या करती हैं? उनमें कुछ सीरीज ऑफ फेजेस हैं। सीरीज का क्या मतलब होता है? जब सीरीज की बात करते हैं, यानी एक पहले फेज पूरी होगी तो अगली पे जाएंगे। एक सीरीज है, मैथ में आपने सीरीज पढ़ी है ना, मैथ में किस तरह होती है? 1,3,5, इस किस्म की सीरीज होती है आपके पास। तो इसी तरह है कि ये भी देखिए, ये सीरीज है ना, पहले प्लानिंग आएगा, फिर एनालिसिस आएगा, फिर डेटाबेस डिजाइन आएगा, फिर इंप्लीमेंटेशन आएगा। ये मेजर फेजेस है इसकी। हर फेज में डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड हुई हुई है हर फेज, ठीक है। वो हम आगे आगे अब इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली फेज है प्लानिंग की।
प्लानिंग शुरू हो जाता है तब से, ये फेज तब शुरू हो जाती है जब कोई कस्टमर अपने डेटाबेस डेवलप करने की रिक्वेस्ट करता है। कोई डेटाबेस बनाने के लिए कस्टमर जो है ना रिक्वेस्ट करता है, तभी ये स्टेज शुरू हो जाती है। इस स्टेज में क्या होता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं, सही है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ये डिसाइड किया जाता है कि डेटाबेस डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ये किस नजरिए से बात हो रही है, ये उस बंदे की नजरिए से बात हो रही है डेटाबेस डेवलप करेगा, सही है। तो अच्छा, डेटाबेस कोई डेवलप करता है, डेवलप करने को किसी को कहा जाता है, कस्टमर कोई भी हो सकता है। तो वो कस्टमर जब कहेगा तो फिर उसको देखा जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स के, हमें ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमें कितने बंदे रिक्वायर होंगे ये डेटाबेस बनाने के लिए, प्लानिंग हो रही है ना। फिर प्लानिंग में आ जाता है हार्डवेयर रिसोर्सेज, हमें कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होंगे, हम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और ये भी डिसाइड किया जाता है टाइम लिमिट, एंड ऑल्सो डिसाइड टाइम लिमिट्स, कितने टाइम में ये सिस्टम कंप्लीट हो सकेगा। ठीक है, ये सारी प्लानिंग की जाती है और इस प्लानिंग का कस्टमर को बताया जाता है कि हमें इन इन चीजों की जरूरत होगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर कॉस्ट वगैरह और जो कुछ भी डिसीजन लेने होते हैं वो सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है एनालिसिस की। एनालिसिस क्या होता है, करंट सिस्टम को स्टडी करना, सही है, जो अब इस वक्त किस तरह से काम हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इस सिस्टम को स्टडी करना, ये एनालिसिस कहलाता है। इसके अंदर जो है ना रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जाती है, गैदर की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं और एनालाइज की जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या मतलब, जरूरियात, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, डाटा किस किस्म का चाहिए होगा, ये रिक्वायरमेंट में आ जाता है। आपने रिक्वायरमेंट की फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना कुछ स्टेप्स के, आप रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं, इंटरव्यू से, सर्वे से, और इसके अलावा आपके पास वो क्वेश्चनियर्स, इस किस्म की चीजों से रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है और उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। फिर एक चीज और है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब है तवक्कुआत, कि आपका कस्टमर आपसे क्या तवक्को कर रहा है, कि किस तरह का सिस्टम डिमांड कर रहा है, किस तरह का सिस्टम चाहता है वो। ये दोनों चीजें इसलिए इकट्ठी आई हैं, रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस, ये तकरीबन मिलती जुलती हैं। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर की, वो एक्सपेक्टेशंस भी होंगी ना, वो तवक्कुआत भी होंगी ना कि मुझे ऐसी चीज चाहिए। अच्छा, कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड करंट सिस्टम। करंट सिस्टम जो आजकल चल रहा है, जो उसका वहां पे काम कर रहा है, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत हेल्प करती हैं, एंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट सिस्टम। अच्छा, अब किसी को अगर डेटाबेस डेवलपमेंट का कहा जाए तो वो दो केसेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है उसको बिल्कुल नई डेटाबेस, नया सिस्टम डिजाइन करने को कहा जा रहा है कि बिल्कुल नया सिस्टम डिजाइन करके दो हमें, हमारे पास इस वक्त बिल्कुल मैनुअली काम हो रहा है, रजिस्टर कॉपी पेंसिलों पे काम हो रहा है, हमें बिल्कुल नया सिस्टम दो। एक केस ये हो सकता है कि उनके पास पहले फाइल सिस्टम चल रहा है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, यानी एक्सेल की शीट्स पे काम चल रहा है, या बहरहाल उनके पास काम हो रहा है लेकिन वो कंप्यूटराइज ही है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम इसको डेटाबेस में ले आए, सही है। एक तीसरा केस ये हो सकता है कि उनके पास पहले से कुछ मौजूद है सिस्टम, कोई डेटाबेस टाइप या कुछ, वो उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, सही है। तीनों स्टेजेस में, तीनों केसेस में क्या होगा कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस करना होगा, एनालिसिस का फेज तीनों में आएगा, सही है। तो ये देखें ना, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट सिस्टम, कि अगर किसी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, कोई ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, उसको इम्प्रूव करना है तो वो भी, या फिर और फॉर डिजाइनिंग द न्यू सिस्टम, या कोई नया सिस्टम डिजाइन करना हो, तब भी क्या होगा कि एनालिसिस की स्टेज, एनालिसिस की फेज से गुजरना पड़ता है। कलेक्टेड जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, जो कि करंट सिस्टम को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये दो स्टेजेस हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरी स्टेज है डेटाबेस डिजाइन की स्टेज। इसके अंदर डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, आपको पता है डेटाबेस दो चीजों से बनती है, एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दूसरा प्लस डेटाबेस का डाटा होता है, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है आपके पास, ये कोई टेबल है कि टेबल में इतने नंबर ऑफ रोज होंगे, इतने नंबर ऑफ, सॉरी रोज का तो नहीं डिफाइन किया जाता, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे यानी फील्ड्स होंगी,
ठीक है, उन फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि अगर ये रोल नंबर की फील्ड है, इसमें कौन से डाटा टाइप का रोल नंबर होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, साइज डिफाइन कर दिया, डाटा टाइप डिफाइन कर दी कि इसमें इंटीजर डाटा ही आ सकता है। ठीक है, ये चीजें आप जो डिफाइन कर रहे हो, ये नेम है, नेम के अंदर डिफाइन कर दिया, इसके अंदर अल्फाबेटिकल नेम ही आ सकते हैं। फिर आपके पास एड्रेस आ गया, आपने एड्रेस वगैरह डिफाइन कर दिया कि इसमें टेक्स्ट में एड्रेस आएगा। ठीक है, या मार्क्स आ गए, आपने मार्क्स में डिफाइन कर दिया और चेक लगा दिया कि मार्क्स 0 से लेके 100 के दरमियान आ सकते हैं, इसके ना 0 से नीचे जा सकते हैं ना 0 से ऊपर जा सकते हैं। ये चीजें आप जब डिफाइन कर रहे हैं ना, आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी होती है स्ट्रक्चर बनाना? ये जिम्मेदारी होती है डेटाबेस डीबीए की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, अब जब आप इसके अंदर डाटा रखेंगे, डाटा क्या है, रोल नंबर 1, नेम उसका कोई एबीसी, एड्रेस उसका लाहौर, मार्क्स उसके कुछ भी जितने भी आपने डालने, जब आप इस तरह 2 3 ये डाटा रखना शुरू करेंगे, ये डाटा कौन रखेगा, डाटा का कौन रिस्पॉन्सिबल है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये चीज हो गई जो हमने पिछली रिवाइज कर ली। चलो चलो बहरहाल ये आपने याद रखना है कि अब जब डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं ना, हम डाटा से अब बात नहीं कर रहे, हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब दो तरह से डेटाबेस डिफाइन हो सकती है, एक लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन होता है और एक फिजिकल होता है। ठीक है, लॉजिकल आप समझ लें जो पेपर वर्क होता है, और फिजिकल जो आप कंप्यूटर के ऊपर किसी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस का स्ट्रक्चर सारा डिफाइन करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है? ये होता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन या कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल या लॉजिकल डाटा मॉडल, इसको बनाया जाता है। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास ईआर मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है डेटाबेस स्ट्रक्चर में, किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल करते हुए उसको डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया जाता है। किस तरह से? बेस क्या होती है हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल, यानी फॉर एग्जांपल ईआर मॉडल। सही है, तो ये हमारे पास अब फिलहाल, और डीबीएमएस कौन सा है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो अब हम पढ़ेंगे। उसके अंदर जब आप डाटा मॉडल बना लेते हैं, वो फिर क्या बन जाता है, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को बाद में फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर वो डीबीएमएस रिलेशनल है, सही है, रिलेशनल है, तो क्या होगा, यानी उसके अंदर रिलेशंस वगैरह का जिक्र है। रिलेशनल का क्या मतलब है कि डाटा का आपस में रिलेशनशिप होना। तो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल आर मैप टू नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। तो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को पहले नॉर्मलाइज रिलेशन बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल यानी ईआर मॉडल के पहले नॉर्मलाइजेशन की जाती है, उसको नॉर्मलाइज रिलेशन बनाए जाते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, सारी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फिर आ जाता है फिजिकल डाटाबेस डिजाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको फाइल्स और टेबल्स की सूरत में कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, टेबल बना लिए जाते हैं। इंडेक्सेस और एक्सेस मेथड्स भी स्पेसिफाई किए जाते हैं। इंडेक्स का मतलब है, इंडेक्स आपको बताया था कि फास्ट एक्सेस के लिए इंडेक्स क्रिएट किया जाता है, इंडेक्स फाइल बनती है। और एक्सेस मेथड्स कौन से हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, ये चीजें मेथड्स भी डिफाइन किए जाते हैं कि आया ये कौन सा एक्सेस मेथड होगा। फिजिकल डिजाइन इज ऑल्सो कंसर्न विद, फिजिकल डिजाइन में सिक्योरिटी भी आ जाती है, बैकअप भी आ जाता है और रिकवरी भी आ जाती है। ये सारी चीजें फिजिकल डिजाइन में आ जाती हैं। ठीक है, फिजिकल और लॉजिकल में आपने फर्क रखना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन, ये लास्ट स्टेज है। डेटाबेस को इंप्लीमेंट किया जाता है आफ्टर डिजाइन फेज, जब पूरा डिजाइन हो गया, डेटाबेस पूरी डिजाइनिंग हो गई, उसका लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन हो गया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है और कोई सुटेबल डीबीएमएस यानी कि कोई अप्रोप्रिएट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट किया जाता है। अभी हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करेंगे, जो कि हमने आगे चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में पढ़ना है। इसके अलावा ओरेकल भी होता है, माईसीक्वल होता है, सीक्वल सर्वर होता है। बहरहाल हमारा इस वक्त कंसर्न जो है, हमारा इस वक्त जो सिलेबस में है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है, पर्पस क्या होता है इस फेज का, ताकि डेटाबेस जो आपने बनाई है आप उसको इंस्टॉल कर सके और उसको रन कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, उसको बनाने के बाद उसको फायदा उठा सके। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यही सारा रिस्पॉन्सिबल है ना। ये क्या करता है, नॉर्मली इसको सर्वर कंप्यूटर चाहिए होता है, एक सर्वर कंप्यूटर चाहिए होता है जिसके ऊपर सारा वो डेटाबेस क्रिएट करे। सही है, और फिर उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, उसकी भी मदद चाहिए होती है। फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ वो सर्वर को क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर देता है।
ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये सर्वर है और इसके साथ मल्टीपल क्लाइंट्स नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इस वक्त सर्वर कौन सा है हमारे पास? डेडिकेटेड सर्वर है। कौन सा सर्वर है हमारे पास? डेटाबेस का सर्वर है, जो डेडिकेट कर दिया गया है सिर्फ डेटाबेस के लिए, जिससे क्लाइंट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स डेटाबेस की एक्सेस ले सकते हैं। सही है, ये डेटाबेस सर्वर है। यूजर कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। सही है, इसके साथ हमारा इंप्लीमेंटेशन का फेज खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अब हमने कॉन्सेप्चुअल। हाँ जी, अभी तक हमने ईआर डायग्राम जो है वो पिछले लेक्चर में कर ली थी और इसके अलावा डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस किया। आज हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल या फिर लॉजिकल डाटा मॉडल, ये एक ही चीज होती है, कॉन्सेप्चुअल बोल लें या लॉजिकल बोल लें, ये एक ही चीज है। ठीक है, इस पे देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल होता है जो कि डेटाबेस के डाटा को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। सही है, डेटाबेस में जो डाटा स्टोर हुआ है उसको डिस्क्राइब करता है, उस डाटा के स्ट्रक्चर को बता रहा होता है। इसकी एक सबसे बड़ी पॉपुलर एग्जांपल, बहुत मशहूर है, वो ईआर मॉडल है। ईआर मॉडल जो होता है कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल होता है। उसके अंदर आपने इसी तरह देखा ना कि फ्ला एंटिटी का फ्ला एंटिटी टाइप के साथ क्या रिलेशन है, वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। वो एक्चुअली क्या बात हो रही होती है, डाटा का रिलेशन आपस में बता रहे होते हैं कि इस डाटा का किस डाटा के साथ रिलेशन है, या इस डाटा में क्या कुछ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें हमने किसमें की थी? ईआर मॉडल में या ईआर डायग्राम में। ठीक है, फिर आ जाता है ये बहुत मतलब इसको डाटा मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन डाटा मॉडल है ये। अच्छा, डाटा मॉडल कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट डेटाबेस। डाटा मॉडल जो है वो डेटाबेस को एंड में इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, पहले आप ईआर डायग्राम बनाते हैं, उस ईआर डायग्राम में आप एंटिटीज, उसके एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, हर चीज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उसको फिजिकल डेटाबेस में लेके आते हैं, फिर आप उसको इन फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड रोज, इस तरह की फॉर्म में लेके आते हैं। सही है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बनने के बाद। फिर नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। हाँ जी, अब आ जाता है लॉजिकल डाटा मॉडल। लॉजिकल डाटा मॉडल क्या होता है? जब कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को डाटाबेस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लॉजिकल और ये कॉन्सेप्चुअल एक ही चीज है। सही है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। ये बताना चाह रहे हैं कि जब कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल आपका सारा क्रिएट हो जाता है, फिर उसको डाटाबेस का किसी स्पेसिफिक डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको मैप किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर वहां पे बनाया जाता है। डीबीएमएस हम फिलहाल कौन सा यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करेंगे। सही है, तो इसको जब हमने एक दफा कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल बना लिया, ईआर मॉडल्स बना लिए, ईआर डायग्राम बना ली, तो फिर उसको डेटाबेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर डेटाबेस जो डीबीएमएस जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिलेशनल है, तो क्या होता है? तो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स को पहले नॉर्मलाइज रिलेशन में मैप किया जाता है, रिलेशन बनाए जाते हैं। रिलेशन का मतलब है टेबल, टेबल यानी रोज एंड कॉलम की फॉर्म में टेबल बनाया जाता है उस कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल का यानी ईआर डायग्राम का, और फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके कुछ स्टेप्स हैं लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के, वो स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप है रिप्रेजेंट एंटिटीज, एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ईआर डायग्राम में जो एंटिटी टाइप्स होती है ना, यानी एंटिटी जो होती है वो जो आप स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर स्टूडेंट लिख रहे थे, वो रिलेशनल मॉडल में जाके रिलेशन बन जाती है, यानी रोज एंड कॉलम के फॉर्म में एक टेबल बन जाता है। सही है, वो एंटिटी टाइप, ये याद रखनी है बातें, एंटिटी टाइप रिलेशन बन जाती है। नेम ऑफ एंटिटी क्या होता है? वो नेम ऑफ रिलेशन बन जाता है, यानी जो भी एंटिटी का नाम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर्स में स्टूडेंट लिखा हुआ था, तो जो स्टूडेंट है वो उधर जाके क्या बन जाएगा? रिलेशन में जाके रिलेशन का नाम बन जाएगा। फिर एंटिटी टाइप में जो आइडेंटिफायर होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, आपने उसका ये ना चीज हमने अगर डिटेल में नहीं अभी ईआर डायग्राम की, अगर उसमें करते तो उसमें आ जाती कि रोल नंबर आ जाता है अगर, तो क्या होगा? उसके नीचे एक लाइन लगी होती है कि एक रोल नंबर यूनिक होगा। आइडेंटिफायर का मतलब है कि यूनिक चीज। ठीक है, ऐसी चीज जिस ऐसी ऐसी फील्ड, ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो, जिसके अंदर कोई नल वैल्यू ना हो, तो वो रिलेशन में जाके क्या बन जाएगा? प्राइमरी की। समझ आ रही है? कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में आइडेंटिफायर जब रिलेशनल डाटा मॉडल में आ जाएगा तो प्राइमरी की बन जाएगी। अच्छा, एंटिटी टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में एट्रीब्यूट्स थे, जिसको आप ये जो एंटिटी है ये ओवल शेप के अंदर लिख रहे थे, ये सारे ओवल शेप के अंदर लिख रहे थे,
ये रिलेशन में जाके नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। मतलब कि ये रिलेशन है ना रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ये ठीक है, ये इसमें मुख्तलिफ रोज एंड कॉलम्स हैं, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, इसके कॉलम्स, ठीक है। हर कॉलम का एक जो हर कॉलम का जो नाम होगा ना वो क्या होगा, एक तो प्राइमरी की होगी वो आइडेंटिफायर होगी, बाकी सारे जो ओवल शेप के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो फील्ड के नाम होंगे, यानी रिलेशन में आके कॉलम्स बन जाएंगे। सही है। ये चीजें जो है ये हम लोग अब रिलेशनल आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल से रिलेशनल डाटा मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने इसको डीबीएमएस में जाके इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया। सही है। अभी हम लॉजिकल पे ही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। आपने रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्सेप्चुअल में, आप ये डायमंड साइन के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप लिख रहे थे। अब आपने इसको रिलेशनल डाटा मॉडल में रिप्रेजेंट करना है। पहले आपने इसको ईआर डायग्राम में इस तरह से किया था, अब आपने इसको रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होंगे ये बताना है। ठीक है। कि डिपेंड करता है रिलेशनशिप की टाइप पे। इसके दो केसेस हो सकते हैं, यानी दो तरह से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये फॉर एग्जांपल एक रिलेशन था, फिर आपके पास एक, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक दूसरा रिलेशन है। ठीक है। रिलेशन के कोई नाम होंगे, रिलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ प्राइमरी कीज होंगी। ठीक है। ये रोज एंड कॉलम की फॉर्म में एक रिलेशन आ गया, ये रोज एंड कॉलम की फॉर्म में दूसरा रिलेशन आ गया। सही है। अच्छा, अब इस रिलेशन की कोई प्राइमरी की होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी प्राइमरी की ये है, इस रिलेशन की भी कोई प्राइमरी की होगी, इसकी प्राइमरी की ये है। अभी जब हमने एंटिटी ईआर डायग्राम बनाई थी, हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इधर बना दिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस एंटिटी का इधर बना दिया, इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। हम इसी तरह से करते आ रहे थे ना। अब बात है कि जब हम रिलेशन में आ गए, इसका हमने इस एंटिटी का टेबल बना लिया, इस एंटिटी का एक अलग टेबल बन गया, अब इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि इधर की प्राइमरी की यहाँ पे आके इधर फॉरेन की बन जाए, यानी कि इसकी ये फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट का टेबल है, ये मार्क्स का टेबल है, तो स्टूडेंट का प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट का रोल नंबर, तो वो यहाँ पे आके रोल नंबर जो है यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगा और बाकी ये मार्क्स का टेबल वैसे का वैसा रहेगा। एक तरीका तो ये है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे और रिलेशन के प्राइमरी की में जाके फॉरेन की बन जाए। ठीक है। ये जैसे केस 1, ये आपका केस 1 डिस्कस हुआ है कि रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बाय मेकिंग अ प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन अ फॉरेन की ऑफ एन अदर रिलेशन। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है कि ये दोनों टेबल्स हैं, इनकी प्राइमरी की है, आप एक और नया रिलेशन बना लें, एक नया टेबल और बना लें। ठीक है। आपने एक नया टेबल बनाया, इधर की प्राइमरी की यहाँ पे इस्तेमाल की, ये इधर की प्राइमरी की यहाँ पे ले आए। ठीक है। ये इधर आके फॉरेन की होगी, इधर की प्राइमरी की यहाँ पे ले आए, तो ये एक इस तरह से रिलेशन भी क्रिएट किया जा सकता है। यानी कि ये केस 2 आ गया। केस 2 क्या कहता है, क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप। एक नया सेपरेट रिलेशन क्रिएट कर दिया और उसके अंदर दोनों की प्राइमरी कीज को मिला के एक नया रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। सही है। ये दो तरीके हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं रिलेशनशिप को रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट करने के। अब हम आपको समझ आ गई ना क्या कर रहे हैं हम। ईआर डायग्राम तो हमने बना ली थी पहले, अब हम इस ईआर डायग्राम से हम लोग रिलेशनल डाटा मॉडल पे आ गए हैं, रिलेशनशिप बनाना शुरू हो गए हैं। जो एंटिटीज हैं वो यहाँ पे आके क्या बन जाएंगी, रिलेशन बन जाएंगे। जो यहाँ के एट्रीब्यूट्स होंगे ईआर डायग्राम के, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आके यहाँ के एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, यानी कि यहाँ के कॉलम के नाम हो जाएंगे। सही है। तो ये हमारा इसके साथ हो गया खत्म हमारा रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज मर्ज द रिलेशंस। अच्छा, हो सकता है कुछ रिलेशन ऐसे हो जो रिडंडेंट डाटा जिनके अंदर आ रहा हो। रिडंडेंट का मतलब है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, रिडंडेंसी, ये वही चीज है। रिडंडेंट का मतलब है सेम डाटा। सही है, एक ही जैसा डाटा। अगर रिडंडेंट डाटा दो या दो रिलेशन, दो से ज्यादा, 2 और मोर रिलेशंस में आ रहा हो सेम एंटिटी टाइप के लिए, तो क्या होगा, तो वो तो बात सही नहीं है। रिडंडेंसी तो हमने रिमूव करनी है। हमारा डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फीचर यही तो है कि रिडंडेंसी रिमूव करता है ये। अब आप बीच में और रिडंडेंट डाटा ले आएंगे तो हमें डेटाबेस का क्या फायदा। आप चुप करके एक्सेल में ये सारे रोज एंड कॉलम बने होते हैं, वहीं पे सारा कुछ बना ले।
सही है, रिडंडेंसी रिमूव करना ही तो हमारा मकसद था। तो हम क्या करेंगे, रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए रिमूव रिडंडेंसी क्या करेंगे, रिलेशंस को मर्ज कर देंगे। दो या दो रिलेशंस जिसके अंदर रिडंडेंसी आ रही है उनको मर्ज कर देंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, व्यू इंटीग्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम व्यू इंटीग्रेशन है। ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास एक जो है ना, ये एक हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, ये रिलेशन का नाम है एम्प्लॉय 1 और ये आगे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सही है, ये दूसरा रिलेशन है, इसका नाम है एम्प्लॉय 2, ये आगे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब आप जरा गौर करें, एम्प्लॉय 1 में जो एम्प्लॉय नंबर है, ये आपके सामने दिख रहा होगा एम्प्लॉय नंबर, ये यहाँ पे भी है, बिल्कुल सेम यही वाला डाटा यहाँ पे भी आएगा, एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे भी मौजूद है दूसरे रिलेशन में भी। इसका मतलब है कि जो डाटा इधर होगा बिल्कुल तकरीबन सेम वैसा ही इसमें होगा, वही वैल्यूज होंगी। तो ये दोनों जब सेम हो गए तो रिडंडेंसी आ जाएगी इधर। ठीक है, और देखें, अच्छा यहाँ पे जो एम्प्लॉय 1 में जो नेम है, नेम का एट्रीब्यूट, वो एम्प्लॉय 2 में ई नेम से मिलता जुलता नहीं लग रहा, सिर्फ नाम डिफरेंट है, लेकिन यही तो लग रहा है ना कि यहाँ पे भी नाम आएगा, यहाँ पे भी नाम आएगा। रिडंडेंसी लग रही है ना, सेम चीज लग रही है ना। अच्छा अगले पे आ जाए, यहाँ पे जो एड्रेस है, ये आप लोगों को एम्प्लॉय 1 में जो एड्रेस दिख रहा है, ये यहाँ पे EMPADDR, ये इससे मिलता जुलता नहीं लग रहा, कि ऐसे नहीं लग रहा दोनों सेम चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में रिडंडेंसी मौजूद है। इसको रिमूव कैसे करेंगे, आप इन दो रिलेशंस को मर्ज कर दें। देखें, आपने इन दो रिलेशंस को मर्ज किया और एक नया रिलेशन बना दिया एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय नंबर इसमें भी था, इसमें भी था, इसको एक दफा यहाँ पे लिखेंगे, दो दफा रिपीट नहीं करेंगे, रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ई नेम है, आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, हमने नेम को कर लिया। यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस है, किसी एक को कर ले, हमने एड्रेस को कर लिया। फोन रिडंडेंट नहीं था, यहाँ पे फोन यहाँ पे नहीं है, तो आप एक दफा फोन भी ले आएंगे। ठीक है, फोन का भी डाटा, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, बस चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय जॉब। एम्प्लॉय जॉब आ गया, ये एज इट इज कॉपी कर आप रख लेंगे। एम्प्लॉय जॉब कोड यानी, और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ DOB ये भी आ गया। तो इस तरह ये आपका ये दो रिलेशन सिर्फ एक सिंगल रिलेशन में मर्ज हो गए। सही है, आपका रिलेशन मर्जिंग भी हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नॉर्मलाइज द रिलेशन। इस टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में ही करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, हमने रिलेशन को नॉर्मलाइज करेंगे। अभी आपको स्टेप सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है कि स्टेप बता रहे हैं कि नॉर्मलाइज क्या होता है। अच्छा, आपने जो रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, जब आप रिलेशनल डाटा मॉडल पे आ गए, आपने जो पहले दो स्टेप किए, कौन कौन से थे पहले दो स्टेप्स? एक तो था रिप्रेजेंट एंटिटीज, आपने एंटिटीज को रिलेशन बना दिया, एंटिटीज को रिलेशन की फॉर्म में ले आए। फिर दूसरा स्टेप क्या था? रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, आपने रिलेशनशिप क्रिएट किए। इन दो स्टेप्स में हो सकता है कि अननेसेसरी रिडंडेंसी अकर हो जाए, अननेसेसरी जो चीजों की जरूरत नहीं है वो रेपिटेशन आ जाए, पॉसिबल है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अपडेट अनोमलीज आ सकती हैं। ये अनोमलीज हम डिटेल में करेंगे, इनको एरर्स को कहते हैं, कि जब आपने टेबल में रिलेशन में कोई आपने अपडेशन की, आपने कोई डाटा अपडेट किया, सही है, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि आपका तो पूरा डाटा ही खराब हो गया, डाटा का स्ट्रक्चर खराब हो गया। ये चीजें अकर हो सकती हैं। इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आप रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें। पहले नॉर्मलाइज का क्या मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लेक्स जो डाटा है उसको सिंपल या स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। सही है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक रिलेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इसमें रोज एंड कॉलम्स हैं। अभी मैंने इसके अंदर डाटा नहीं रखा, अभी मैंने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। स्ट्रक्चर क्या है कि ये पहली रो रोल नंबर की होगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है वो नेम का होगा, तीसरा कॉलम आपके पास एड्रेस का होगा, चौथा कॉलम आपके पास फोन नंबर का होगा, और सो ऑन। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, अभी डाटा नहीं आया। ये मैंने क्या किया, इसका नाम क्या होगा, ये स्टूडेंट रिलेशन का नाम है। ठीक है, ये अभी मैंने क्या किया है, ये मैंने डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है, इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। सही है, अभी स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, अब इसमें डाटा नहीं आया। ये फर्क है डाटा और डाटा स्ट्रक्चर में।
सही है। तो अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देना, इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस तरह अब हमने जो है ना चैप्टर नंबर 4 में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। इसकी 3 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन ये 3 बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर है। तो हम ये तीनों इनको पढ़ेंगे और इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में फिलहाल अब जो है ना अब हम कवर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। हमने अभी लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल पढ़ा है, अब हम फिजिकल पढ़ेंगे। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। ठीक है।